हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपनी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर का इंट्रोडक्शन और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जब हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि वो जीन जो हमें चाहिए वो हम कैसे सेपरेट करेंगे और आइसोलेट करेंगे। तो उसके लिए हमें करनी पड़ेगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, चलिए समझते हैं। द काउंटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। अब मॉलिक्यूलर सीजर्स है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये क्या करेगा, डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर देगा। अब ये फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है बाय अ टेक्निक कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती कैसे है? हमें पता है कि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट करने के लिए एनोड और कैथोड का यूज़ करेंगे। जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो एनोड की तरफ जाएगा। तो अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे, डीएनए को यहाँ पे डाल देंगे वेल्स में। यहाँ आ जाएगा कैथोड दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज और यहाँ आ जाएगा एनोड दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो ऑपोजिट पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो डीएनए क्या करेगा, जो नेगेटिवली चार्ज्ड है वो भागना शुरू कर देगा पॉजिटिव की तरफ। अब इन वेल्स के अंदर होता क्या है, इनके अंदर भरी होती है मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या है, ये एगरोस जेल कहते हैं इसको। एगरोस जेल एक नेचुरल पॉलीमर है जिसे सी वीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ये हैं वेल्स, एक वेल्स में इस तरीके से ऐसे इसमें एगरोस जेल भर दी जाती है। एगरोस जेल जो होती है ये सीव की तरह काम करती है। सीव पता है, छन्नी की तरह काम करती है। तो इसके अंदर एक कॉम लाइक स्ट्रक्चर घुसा दिया जाता है ऐसे, ताकि वेल्स क्रिएट हो सके। अब जिधर कॉम घुसा है उधर तो एगरोस जेल नहीं होगी, यहाँ जेल होगी, यहाँ जेल होगी। तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाते हैं कि ऐसे जेल है, यहाँ पे कॉम का वो ब्रिसल घुसा हुआ था, यहाँ जेल नहीं है, फिर यहाँ है। तो जहाँ पर जेल है उन्हें हमने कह दिया वेल्स बन गए हैं। अब ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं ये सीव हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। तो ये साइज़ के बेसिस पे इन्होंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है। सीव कैसे हो रहे हैं, क्योंकि सीविंग इफेक्ट कौन दे रहा है, एगरोस जेल। एगरोस की जेल की ये प्रॉपर्टी है कि वो सीव की तरह एक्ट करता है। अब ये एगरोस जेल है, उसमें से छनता 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 लिक्विड नीचे आ जाएगा, डीएनए आ जाएगा। तो जो एगरोस जेल से भरे हुए ये वेल्स हैं उनके बीच में ही हम डीएनए डालेंगे। जितना छोटा साइज़ होगा फ्रेगमेंट का उतना ही ज़्यादा वो आगे मूव करेगा। अब जैसे एक मोटा इंसान, उसको भगाओ और पतले को भगाओ तो आगे तक तो पतला ही भाग पाएगा ना। तो जिस फ्रेगमेंट का छोटा साइज़ होगा वो एंड तक जा पाएगा, ज़्यादा आगे तक जा पाएगा, और जो बड़े बड़े साइज़ के होंगे वो पीछे ही रह जाएंगे। अब ये सेपरेटेड बैंड्स जो हैं इन्हें देख कैसे सकते हैं, इनको सिर्फ स्टेनिंग के बाद यानी कि इनके ऊपर कलर चढ़ाने के बाद तभी हम देख सकते हैं इसे, ऐसे ये विजिबल नहीं हो पाएंगे। बाय अ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय द एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशंस। इनके ऊपर स्टेनिंग करेंगे किस कंपाउंड से, इथिडियम ब्रोमाइड से, और उसे देखेंगे अंडर यूवी लाइट, तभी ये दिखेगा। कैसे के दिखेंगे, आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देंगे डीएनए के। इन एन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। जब आप इनके ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड की जेल डालेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड से इन्हें स्टेन करेंगे, तब ये दिखेंगे अंडर यूवी लाइट। किस रंग के, ऑरेंज कलर के। अब जब आपको मिल जाएगा कि ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो आप क्या करेंगे, तो उस डीएनए को आप कट कर लेंगे एक्रोस जेल से और जेल पीस से बाहर निकाल लेंगे। जो जेल पीस यहाँ पूरा जेल बिछा होगा उससे आप बाहर निकाल लेंगे इसको। तो इस स्टेप को कहेंगे एल्यूशन। तो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स यूज़ किए जाते हैं आगे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए, और इन्हें जॉइन किया जाता है विद क्लोनिंग वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्लोनिंग वेक्टर्स।
प्लाज्मिड और बैक्टीरिया जो होते हैं इनमें एबिलिटी होती है अपने आप को रेप्लिकेट कराने की विद इन द बैक्टीरियल सेल। किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर होने के बावजूद भी ये अपने आप को रेप्लिकेट करा सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल के बिना भी ये अपने आप को ये रेप्लिकेट करवा सकते हैं। जो बैक्टीरियोफेज होता है उसकी हाई नंबर पर सेल की वजह से हाई कॉपी नंबर होता है उसके जीनोम का विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। क्योंकि एक सेल में बैक्टीरिया के काफ़ी हाई नंबर होता है, इसी वजह से उसका कॉपी नंबर भी एक बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब वो काफ़ी सारी कॉपीज़ बना सकता है हाई अमाउंट में। कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं उनकी 1 से 2 कॉपीज़ बनती हैं, वेयरएज़ कुछ ऐसे होते हैं जिनके 15 से 100 कॉपीज़ भी पर सेल बनती हैं। मतलब एक सेल के अंदर 15 से 100 कॉपीज़ उनकी बन रही होती हैं। तो इससे क्या समझ में आया, अगर हम लिंक कर देते हैं एक एलियन पीस ऑफ डीएनए यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट विद बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड डीएनए से, तो जितना उसका कॉपी नंबर होगा उतना ही वो आरडीएनए भी कॉपी करेगा। मतलब वो डीएनए जो हम चाहते हैं कॉपी करे वो भी उतना ही कॉपी करेगा, उतने ही उसके क्लोन्स हमें देखने को मिलेंगे। और अब प्रेजेंट में जो हमने वेक्टर्स यूज़ करने शुरू किए हैं वो इस तरीके से इंजीनियर करवाए गए हैं, मतलब खुद ही बनाए हैं, सेल्फ मेड ही हैं, कि वो बहुत ही ईजिली लिंक हो जाते हैं फॉरेन डीएनए के साथ। कि बहुत ज़्यादा हसल वाला काम नहीं है, आजकल बहुत ही ईजिली हो जाता है। और सिलेक्ट करना कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है वो भी बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो अब रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखो, अब ये कह लो बैक्टीरियोफेज है, ये इसका डीएनए है। अब ये है इसका, अब मैंने इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने की कोशिश की, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि या तो इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया या फिर नहीं आया। ज़रूरी थोड़ी 100% कि आएगा ही आएगा, कई बार तो ये भी हो सकता है कि लिंक हो ही ना पाया अच्छे से। तो ये जो बनाया है ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट है। और ये क्या है, उसका डीएनए में तो चेंज नहीं आई, तो ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये था डिफरेंस रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच का। तो एक वेक्टर में ऐसी क्या करेक्टरिस्टिक्स, क्या फीचर्स होने चाहिए कि वो क्लोनिंग को अच्छे से करवा पाए। तो सबसे पहले तो उसमें ऑरी होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सेकंड है सिलेक्टेबल मार्कर्स होनी चाहिए। थर्ड है कि क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को देखते हैं। ये एक वो सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, यानी कि इनिशिएट होती है। अब हमें इतना तो पता है कोई चीज़ हो रही है, पर कोई चीज़ कहाँ शुरू तो हो रही होगी ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा किसी चीज़ का। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है रेप्लिकेशन का। ये ऐसा सीक्वेंस है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर। कितनी कॉपीज़ बनेंगी आपके लिंक्ड डीएनए की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आप कह रहे हो उसकी कितनी, उसके डीएनए की कितनी कॉपीज़ बनेंगी, ये भी सारा यही कंट्रोल करता है। अगर आपको ज़्यादा कॉपीज़ चाहिए, कि बहुत सारी कॉपीज़ चाहिए, तो आपने जो वेक्टर चूज़ किया है उसका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो सपोर्ट करना चाहिए हाई कॉपी नंबर को। सेकंड आ जाता है सिलेक्टेबल मार्कर्स। In addition to the ORI, the vector requires selectable markers जो कि हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई और एलिमिनेशन करने में ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो अब ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या होते हैं ये फिर से समझ लेते हैं। तो आपने एक वेक्टर के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने की कोशिश की, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये है वो वेक्टर, मतलब उस वेक्टर का डीएनए, इसमें आपने डालने की कोशिश की अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट।
तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब ज़रूरी थोड़ी कि आप जीन ऑफ इंटरेस्ट जब तक डालो तो वो हमेशा ही डले, हो सकता है कि ना डले। तो एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट डल गया। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट डला ही नहीं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हमें दिखी, एक कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट डल गया, दूसरा कि वो डला ही नहीं। अब वो तो ये तो आरडीएनए बन गया, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब ये आरडीएनए नहीं बन पाया, तो इसे हम कह देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये वाला बन गया नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कि आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें इंसर्ट करना चाहते थे, उसे मैनिपुलेट करना चाहते थे, पर वो नहीं हुआ। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ये कट किया तो आपके आरडीएनए इंसर्ट करने से पहले ये फिर से जुड़ गया, इस वजह से नहीं डला। अब ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं? अब इस क्या हो सकता है कि आपने जो आरडीएनए बनाई, अब ये तो आपको मैं बोल के बता रही हूँ, आपको दिख रहा है। जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको दिखेगा थोड़ी कि कौन सा डीएनए रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, किसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डल गया, किसके अंदर नहीं डला, ऐसे तो कुछ नहीं पता लगेगा। तो जब भी हम इन डीएनएस को होस्ट के अंदर डालेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं? अब हमें नहीं पता कि कैसे का है, तो क्या 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। कौन सी? पहले तो हो सकता है कि ये 3 बॉक्सेस में दिखाऊंगी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो पहले में तो हो सकता है कि आपका नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आ गया हो, दूसरे में हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेंट आ गया हो, और तीसरे में हो सकता है कि कुछ भी ना आया हो। अब ये भी तो हो सकता है उसकी सेल वॉल भी बंद हो गई हो जब तक आपने डालना हो इसके अंदर डीएनए। तो कुछ भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटीज़ इसकी हो सकती है। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट क्या? अब आपके अंदर छोटा, इसके अंदर कोई चेंज तो आया ना, कुछ तो फॉरेन मटेरियल इसके अंदर आके डला, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेंट कहा गया। नॉन रिकॉम्बिनेंट क्योंकि जो डीएनए इसके अंदर इंसर्ट हुआ उसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं था, वो आरडीएनए नहीं था, इसलिए इसको कह दिया नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब इसको क्या कह देंगे? इसको कह देंगे ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट, कि ट्रांसफॉर्म भी हुआ है, नया कोई फॉरेन मटेरियल उसके अंदर डला है। रिकॉम्बिनेंट है क्यों? क्योंकि आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी प्रेजेंट है, आरडीएनए डला है इसके अंदर। अब इसको क्या कह देंगे? इसके अंदर तो कोई फॉरेन चीज़ आई ही नहीं, इसको हम कह देंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट नाम का तो कुछ डला ही नहीं इसमें, तो इसको कह देंगे हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आई है। तो ये था सारा का सारा कंसेप्ट रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का। उसके बाद वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ट्रांसफॉर्मेशन is a procedure through which a piece of DNA is introduced into the host bacterium। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? जो आपने वेक्टर के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट बनवाया है उसको आप होस्ट के अंदर डालना जा रहे हैं। तो इन सिलेक्टेबल मार्कर्स से क्या पता चलता है? हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं ये कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो अब जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो तो हमारे काम का है ही नहीं, तो उसको तो वहीं एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेंट में से भी आगे देखा जाएगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, उसको रखा जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो पीस ऑफ डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है वो वेक्टर से होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब normally the genes encoding resistance to antibiotic such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline या फिर kanamycin, ये सारे ऐसे सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं, ऐसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं जिन्हें हम यूज़फुल मानते हैं फॉर सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो अगर किसी वेक्टर के अंदर कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, यानी कि कोई ऐसी जीन जो कि एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी जीन में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, किसी डीएनए में, किसी वेक्टर के डीएनए में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट
एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, तो होगा क्या, एम्पिसिलिन के मीडियम में हम डालेंगे तो वो मरेगा नहीं, नॉर्मली यही होना चाहिए। पर वहीं हम उसका एम्पिसिलिन वाला जीन काट के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर डाल दें, तो उसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो काट दिया हमने, तो इट मीन्स अब वो एम्पिसिलम में मरेगा। तो वो क्या हो गया, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। जो हमने मैनिपुलेशन करनी थी वो, उससे हमें पता लग गया कि वो मैनिपुलेशन हो चुकी है, यानी कि वो रिकॉम्बिनेंट बन चुका है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल में समझ लेंगे। तो जो ई कोलाई जो है उसके सेल्स में कोई भी रेसिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, किसी भी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसीलिए वो बहुत ही ईजी बना देता है हमारे लिए ये काम करना। क्लोनिंग साइट्स, इन्हें रिकॉग्नाइजेशन साइट्स भी कहते हैं। इन ऑर्डर टू लिंक एलियन डीएनए, किसी बाहर के डीएनए को लिंक करने के लिए वेक्टर के अंदर कुछ क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, प्रेफरेबली सिंगल हो। एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही क्लोनिंग साइट हो तो बहुत ही अच्छा है। एक से ज़्यादा क्लोनिंग साइट अगर प्रेजेंट हो विद इन अ वेक्टर फॉर वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बना देगा। अब एक से ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी अपनी रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है, तो अगर एक ही की ज़्यादा हो जाएंगी, एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन साइट्स एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए होंगी, तो डीएनए के तो कितने सारे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, तो वो तो किसी काम का बचेगा ही नहीं, जो कि कॉम्प्लिकेट कर देगा जीन क्लोनिंग को। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट at a restriction site present on one or two of the antibiotic resistant gene, एक या दो जीन्स के ऊपर जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हैं उनके ऊपर ही डीएनए का लाइगेशन, यानी कि अपने पसंद के डीएनए का लाइगेशन कराया जाता है उस पर। क्यों? क्योंकि अभी जैसे समझाया, अगर उसको काट के नया लगाओगे तो उसकी रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी और हम आराम से पता कर पाएंगे रिकॉम्बिनेंट कौन है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है। एग्जाम्पल दिया गया है BAM-H1 का, तो पहले इसको देखते हैं। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर है PBR322। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में इसका डायग्राम मोस्टली आता ही आता है। नीट के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन मोस्टली आ ही जाता है, तो इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ना है कि कहाँ पर क्या चीज़ दी गई है। तो ये स्टार्ट होता है, हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से देखते हैं। इसमें यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलता है, वही यहाँ पे जाते जाते एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होती है। एम्पिसिलिन में देखने को मिलता है PUV1 ऊपर होता है, PST1 नीचे होता है। इसमें BAM-H1 ऊपर होता है, SAL1 नीचे होता है। फिर आ जाते यहाँ पर राइट साइड वाला है HIND3, ये है CLAV1, और यहाँ पे होता ही E कोलाई1। और ये रोप, ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसाइज कराता है रोप बेसिकली। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस जीन के ऊपर जो भी ये आ रखे हैं, ये 1-1 वाले ही हैं सारे के सारे। PUB1 एम्पिसिलिन वाली साइड है, PUB2 रोप पर है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर हमने लाइगेट कराना है एक फॉरेन डीएनए को BAM-H1 की जगह पे, तो क्या है, वो तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की साइड के ऊपर है। तो इसको हम जब कट करवा देंगे तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है उसके अंदर टेट्रासाइलिन की रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको तो काट दिया यहाँ से, और इसके अंदर BAM-H1 को तो यहाँ से काट दिया हमने, यहाँ से कट लगाया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे डाल दिया, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो लैक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इससे हमें पता चल सकता है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब किस तरीके से? प्लेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, द ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो ऑन एम्पिसिलिन मीडियम कंटेनर आर देन ट्रांसफर्ड इनटू द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो पहले क्या करना है, एक मीडियम लेना है जिसमें एम्पिसिलिन हो। यहाँ से समझते हैं
तो पहले क्या किया हमने, एम्पिसिलिन वाले मीडियम में इन सबको डाला। इसमें हमें कौन से दिखने को मिले, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट मिल गया, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट दिखा, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट दिखा और एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दिख गया। एम्पिसिलिन में क्या है, अब इन सब में जो है हमारा rDNA ये दोनों होस्ट में डल चुका है। अब इसमें rDNA डला ही नहीं, होस्ट हमने कौन लिया हुआ है, ई कोलाई ले रखा है। अब हमने पढ़ा कि ई कोलाई में अपना कोई भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होता, तो इसके अंदर rDNA नहीं डला, तो इसमें और जो होस्ट है खुद का ई कोलाई, इसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये क्या करेगा, ये जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ये एम्पिसिलिन मीडियम में मर जाएगा। तो बचे कौन आगे, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। तो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट का हमने कुछ हिस्सा इन दोनों का दूसरी प्लेट्स में ले लिया, कुछ, सारा नहीं, क्योंकि अगली बार जो कॉलोनी मरेगी वो रिकॉम्बिनेंट की मरेगी, तो ऐसे तो सारी ख़त्म हो जाएगी ना हमारी, तो कुछ लिया थोड़ा सा, उसे हमने डाला टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। तो अब इसमें क्या हुआ, जो हमने ट्रांसफॉर्मेंट बनाया था हमने बैम H1 से कट करा था। हमने यहाँ पढ़ा ना कि हमने कहाँ से कट लगाया, बैम H1 से कट लगाया, यानी कि टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस उसकी ख़त्म हो गई। PBr 322 की टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई। तो अब इसको अगर टेट्रासाइक्लिन में डालोगे तो ये मर जाएगा। वहीं जो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट था, इसके अंदर तो बेचारे DNA के अंदर कोई छेड़खानी हो ही नहीं पाई, जीन ऑफ इंटरेस्ट डला ही नहीं, यानी कि बैम H1 की साइड से टेट्रासाइक्लिन में कट लगा ही नहीं, तो ये तो इसमें ज़िंदा रह लेगा। वहीं जो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, जो हमें मतलब का चाहिए, वो इसमें मरना शुरू हो जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि हमने इस प्लेट में से जहाँ से ये उठाया था, यानी कि वही क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, जो मरना शुरू हो गया है टेट्रासाइक्लिन में। तो हमें इससे पता लग गया कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट DNA जिस होस्ट में है वो कौन सा है, तो उसी को हम आगे ग्रो करवाएंगे, बाकियों को हम ग्रो नहीं करवाएंगे। टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इस तरह सिलेक्शन के लिए सिलेक्टेबल मार्कर्स ने हमारी मदद करी। अब इस तरीके से सिलेक्शन करना कि कोई एंटीबायोटिक इनएक्टिव हो गई है तो उसको अलग अलग मीडियम्स में डालकर चेक करना, ये एक कम्बरसम प्रोसीजर है, मतलब बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। पढ़ने में ये बहुत ही आसान लग रहा है, बट करने में अलग अलग प्लेट्स का यूज़ करना, इधर उधर लेके जाना, सारा कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड हमने अपनाया। इसमें हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate. In this recombinant DNA क्या होता है, एक कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम जिसे हम बीटा ग्लैक्टोसिडेज कहते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि कलर के बेसिस पे कि कौन कलर प्रोड्यूस करेगा नहीं करेगा, उस बेसिस पे सिलेक्ट किया। और कब कलर प्रोड्यूस करेगा, जब एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, हम आगे पढ़ेंगे कौन सा, वो होएगा प्रेजेंट, तभी कलर प्रोड्यूस होगा। तो NCERT में इसकी कोई भी डायग्राम नहीं बनाई हुई, बट हम डायग्राम बना के समझते हैं। तो इस फ्लो चार्ट से ही हम सब समझ लेंगे। इसको कहते हैं PU68, ये क्लोनिंग वेक्टर है PUC8। इस क्लोनिंग वेक्टर को कहते हैं PUC8। NCERT में नाम नहीं दिया गया। इसका अंदर हम देखें अगर DNA, तो इसके DNA में प्रेजेंट होता है एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन और LAC-Z जीन। अब ये LAC-Z जीन प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम हुआ, ये एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट एक्स-गाल, ये सबस्ट्रेट हमें देना पड़ता है। अगर ये सबस्ट्रेट इसके कांटेक्ट में आ गया तो वो क्या करता है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जो ब्लू कलर के होते हैं। तो ये हमारे लिए एक इंडिकेशन हो गई। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसा DNA बनाते हैं कि जो इंसर्ट किया जाए इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ दिस एंजाइम, कि इस एंजाइम को हम यहाँ से हटा दें।
तो अगर ये एंजाइम ही नहीं होगा तो एक्स गाल जितना मर्जी आप डालते रहो सब्सट्रेट, तो ब्लू कलर बन ही नहीं पाएगा। तो जब हमने ये एंजाइम ही हटा दिया, हमने क्या कर दी, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दी। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब कि एक एलियन स्पीशीज़ ऑफ डीएनए का इंसर्शन करने की वजह से एक पर्टिकुलर जीन का काम रुक जाना, वो अपना काम ना कर पाए, इनएक्टिवेट हो जाए, उसे कह दिया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आपने क्या किया, इसकी जगह पे कोई और जीन डाल दी, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट, सबस्ट्रेट आया, ये इसने उसको कन्वर्ट करा ही नहीं प्रोडक्ट में, ठीक है, तो आगे ब्लू कलर बन ही नहीं पाया। यानी कि आपने इस पर्टिकुलर एंजाइम की और लैक जेड जीन की इनएक्टिवेशन करा दी है। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर। अगर तो ब्लू कलर आपको मिल जाता है, यानी कि आपका जो डीएनए आप बनाना चाहते हो वो रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ, वो इंसर्ट नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि इसकी जगह पे तो काट के आपने वो डालना था। पर अगर उस कॉलोनी ने कोई भी रंग प्रोड्यूस नहीं किया, यानी कि आपने इस सब को काट के, इसको काट के, ग्लाइसिन को कट करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डाल दिया है, तो ये इजी है, एक ही डिश में हो पा रहा है, तो ज़्यादा हसल नहीं है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग चीज़ों के लिए, लाइक प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनके लिए अलग अलग वेक्टर्स लगते हैं। अब फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये एक पैथोजन है, डिसीज़ कॉजिंग है। इसने क्या कर रखा है, बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स में, डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं उनमें ये क्या कर देता है, अपना डीएनए डिलीवर करता है, इसके डीएनए को कहते हैं टी डीएनए, डेट इज़ ट्यूमर डीएनए। ये क्या करता है, टू ट्रांसफ़र नॉर्मल प्लांट सेल्स इनटू ट्यूमर सेल्स एंड डायरेक्ट दीज ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस chemicals equal to the required by the pathogen. Similarly रेट्रोवायरस जो है वो एनिमल्स में फैलाता है बीमारी and has ability to transform normal cells into cancerous cells. अब ये क्या, इसमें हमें रेप्लिकेशन के लिए कोई होस्ट नहीं चाहिए, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इन वेक्टर्स से ही इंसर्ट करवा सकते हो। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस क्या करता है, टीडीएनए ट्यूमर करवा देता है प्लांट सेल्स के अंदर, वहीं रेट्रोवायरस क्या करता है, ये एनिमल्स के अंदर कैंसर कॉजिंग सेल्स बनाता है, ठीक है। तो इनके अंदर एबिलिटी होती है कि बिना एक होस्ट के सीधा प्लांट या एनिमल के अंदर जा सकते हैं। तो इसको हम अगर पढ़ें कि ये तो हमारे काम आ सकता है, यूज़फुल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। ट्यूमर इंड्यूसिंग जो प्लाज्मिड है ऑफ एक्रोबैक्टीरियम, अब इसको मॉडिफाई कर दिया हमने, कैसे, इसकी भी जीन साइलेंसिंग कराई, जैसे आपने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बताया ना, वैसे ही इसको करवाया गया। ट्यूमर इंड्यूसिंग जो था इसको मॉडिफाई करा दिया इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर, जो कि अब पैथोजेनिक नहीं है, यानी कि इसे डिसआर्म कर दिया। तो हमने इसको डिसआर्म कर दिया कि इसके अंदर क्या ही गंदा था, इसका ये डीएनए था, इसके अंदर सिर्फ ये टी डीएनए जिसे हम कह रहे थे वही ख़राब था, तो हमने वही हटाकर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड करा दिया और अपने मतलब के लिए इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सिमिलरली रेट्रोवायरस को भी डिसआर्म कर दिया गया, यानी कि उसके पूरे डीएनए के अंदर जौन सी जीन हार्मफुल थी वो हमने निकाल कर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर डाल दिया और यूज़ करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है कंपीटेंट होस्ट, यानी कि होस्ट को कंपीटेंट बनाना ताकि वो फटाफट से ये फॉरेन जीन को अपने अंदर ले ले, उसे कैपेबल बनाना इस चीज़ के। तो अब ऐसा तो है नहीं कि कोई फॉरेन मटेरियल को जल्दी जल्दी से वो अपने अंदर ले लेगा, इसको हमें टॉर्चर करना पड़ता है कई बार कि ये जल्दी से इस जीन को अंदर ले ले, क्योंकि लेता तो है नहीं, तो ज़बरदस्ती दिलाना पड़ता है। डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, यानी कि पानी से डरने वाला है। इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन से ये नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे
मेम्ब्रेनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो वो नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए हमें उसे कम्पीटेंट बनाना पड़ेगा। कम्पीटेंट मतलब कैपेबल बनाना पड़ेगा कि वो फटाफट से हमारा डीएनए ले ले, अपनी सेल वॉल को ओपन करे और डीएनए अंदर ले ले। इसके लिए हमें उसे ट्रीट करना पड़ता है विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटाइन सच एज कैल्शियम आयन, which increases the efficiency with which the DNA enters to the bacterium through the pores in the cell wall। अब सेल वॉल के अंदर जो पोर्स होती हैं उसके थ्रू वो अंदर जा सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से सपोज कर लो ये होस्ट का सरफेस है, इसके ऊपर यहाँ पे कैल्शियम आयंस लगा दी जाती हैं और उसको फोर्स किया जाता है बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस फॉलोड बाय प्लेसिंग देम इनटू ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक्स। इसे शॉक्स दिए जाते हैं। अब किसी को इतना टॉर्चर करोगे तो वो बेचारा तो मान ही जाएगा। पहले क्या किया जाता है, आइस पे रखा जाता है, फिर हीट दी जाती है 42 डिग्री सेंटीग्रेड की, फिर आइस पे रखा जाता है। इस तरीके से उसे शॉक्स दिए जाते हैं। तो बेचारा हार के क्या करता है, इनेबल कर ही देता है उसको कि हाँ तू आई जा अंदर, कोई बात नहीं। तो ये जो कैल्शियम ऊपर लगा रखा है इस पे जाके डीएनए पहले बाइंड करके बैठा होता है और उसके बाद जब शॉक्स दिए जाते हैं तो वो अपनी सेल वॉल को ओपन करता है, सेल पोर्स के थ्रू वो अंदर चले जाते हैं। ये अकेला मेथड नहीं है, ये मेथड तब काम आएगा जब बैक्टीरिया सेल के अंदर आपने इंट्रोड्यूस कराना हो। तो अगर आपको एनिमल सेल के अंदर कराना हो तो उसके लिए करना पड़ेगा ये वाला तरीका, दैट इज़ माइक्रो इंजेक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे इंजेक्शन नॉर्मली हम लगवाते हैं ना कि कुछ आपने बस इंजेक्शन को अंदर डाला सेल के, उसकी सिरिंज अंदर गई और वो भी साथ में ही आपका डीएनए अंदर चले गया। नेक्स्ट जो मेथड प्लांट्स के लिए है वो क्या है, ये है बायोलिस्टिक या फिर जीन गन मेथड। इसमें क्या किया जाता है, गोल्ड या टंगस्टन के ऊपर, ऐसे गोल्ड या टंगस्टन के ऊपर आपका डीएनए जो है वो चढ़ा दिया जाता है, डीएनए की प्लेटिंग कर दी जाती है, ऊपर ऐसे चढ़ा दिया जाता है और इसे बम्बार्ड किया जाता है हाई वेलोसिटी के साथ। जिस न्यूक्लियस के अंदर आपने डालना है होस्ट के अंदर, उसके ऊपर हाई वेलोसिटी के साथ इसको डाला जाता है ताकि उसकी सेल वॉल को चीरते हुए अंदर जाए और उसका एक पार्ट बन जाए, उस सेल का एक पार्ट बन जाए। अब उसके साथ साथ डिसार्म पैथोजन भी आपने देखे किस तरीके से एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेशियंस का टी जीन जो था वो हमने निकाल दिया और उसे डिसआर्म कर दिया और उसने क्या करना शुरू कर दिया, आरडीएनए को होस्ट के अंदर डालने का काम इजी कर दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। आई होप आप सबको अच्छे से सारा कुछ समझ आया होगा। इफ़ यस, so like and subscribe to BioBloom with Shelza. And to decode NCERT, stay tuned to our series NCERT line by line, जिसमें हम क्लास 12th बायोलॉजी की NCERT का हर चैप्टर लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे।